Now we will discuss variation of small g with latitude. This is the 3D figure of the earth. ठीक है, बिकॉज लैटिट्यूड समझने के लिए कहीं ना कहीं में 3D फिगर देखना पड़ेगा. दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ. दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ. ये जो लाइन दिख रही है ये क्या एक्चुअल में इक्वेटोरियल प्लेन. इक्वेटर का सर्कल होता है, लैटिट्यूड से होता है ना, ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ आपने. इक्वेटोरियल, ये आपका इक्वेटोरियल प्लेन है. इक्वेटोरियल सर्कल भी बोल सकते हो आप. अगर किसी पॉइंट का ये सपोज क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ द बॉडी. सपोज ये जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ ये क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन है. इसके अबाउट कोई अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है. ठीक, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन. हालांकि थोड़ा टिल्टेड होता है ये, अभी हम लोग उसको उस चीज पे नहीं जा रहे हैं. दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन. सपोज द अर्थ इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. किसी भी पॉइंट का लैटिट्यूड कैसे डिफाइन करते हो. सपोज कोई की पॉइंट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं. व्हाट इज द लैटिट्यूड ऑफ दिस पॉइंट. अगर यहाँ से जिस भी पॉइंट का आपको लैटिट्यूड पता करना है वहां से क्या ड्रॉ करो, एक लाइन ड्रॉ करिए जो कि कहाँ मीट कर रही हो, सेंटर ऑफ द अर्थ पे. तो ये लाइन जितना एंगल बनाई किससे, इक्वेटोरियल प्लेन से, वही क्या होता है, लैटिट्यूड होता है इस पर्टिकुलर लोकेशन का. और बल्कि यहाँ से मैं जितने भी, यहाँ से मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँ तो इस सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स होंगे अर्थ ये इस लोकेशन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका लैटिट्यूड क्या होगा, लैम्डा ही होगा. ठीक है, तो लैटिट्यूड ऑफ एनी पॉइंट समझिए क्या होता है. अब सपोज ये अर्थ रोटेट कर रही है. अब जब रोटेट करेगी तो उसका पाथ क्या होगा, एक पूरे 24 आवर्स में ये होगा कि नहीं. रोटेशन और रेवोल्यूशन में फर्क समझते हो. रेवोल्यूशन क्या होता है, सन के चारों तरफ. रोटेशन क्या होता है, अपनी ही एक्सिस ऑफ रोटेशन में एक चक्कर, दिन और रात वाला. रोटेशन की वजह से क्या होता है, डे एंड नाइट होता है. और रेवोल्यूशन की वजह से ईयर चेंज होता है. तो जानते ही होगा आप. तो सपोज एक दिन में अर्थ रोटेट करती है तो जो टी लोकेशन पे कोई बॉडी होगी एम मास की, स्मॉल एम मास की, तो वो कैसा पाथ कवर करेगी, ये सर्कुलर पाथ में घूमेगी कि नहीं घूमेगी. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे लैटिट्यूड का क्या इफेक्ट होता है स्मॉल जी पे. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड, यानी बॉडी की लोकेशन से भी स्मॉल जी में फर्क आ जाता है. एक तो शेप की वजह से आता है, दूसरा क्या होता है, लैटिट्यूड की वजह से भी आता है. तो देखिए जरा ध्यान से. थोड़ा ध्यान से देखना. अच्छा, ये जो बॉडी घूम रही है इस पाथ में तो उसका खुद का भी एक रेडियस होगा. इस सर्कुलर ऑर्बिट का सपोज स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर ऑर्बिट. अभी सर्कुलर पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इन वन डे. एक दिन में बॉडी जो सर्कुलर पाथ कवर कर रही है उसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर है. अब मुझे बता, थोड़ी ज्योमेट्री यूज होगी. ये एंगल कितना हो जाएगा, लैम्डा होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, अल्टरनेट. ठीक. अच्छा, बॉडी जब सर्कुलर पाथ में घूमती है तो उस पर क्या लगती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है बाहर की तरफ, लेकिन रेडियस के अलोंग बाहर की तरफ, अवे फ्रॉम द सेंटर अलोंग द रेडियस. रेडियस वाली लाइन के ही अलोंग और सेंटर से दूर क्या लगता है, फोर्स लगती है. इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इसकी जो फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही होता है. ये नॉन इनर्शियल फ्रेम का केस हो गया. हम लोग अगर किसी बॉडी को दूर से एनालाइज करेंगे हमें थोड़ी लगेगी सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, एक नॉन इनर्शियल. तो जब बॉडी, अब जैसे हम लोग किसी सर्कुलर, सपोज कोई वाला जो हॉरिजॉन्टल सर्किल वाला जो झूला होता है उसमें अगर हम लोग बैठ जाए तो हम पे लगने लगेगी कि नहीं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि आप किस सिस्टम का हिस्सा हो गए, एक एक्सेलरेटिंग सिस्टम का हिस्सा हो गए. तो जब भी कोई बॉडी किसी एक्सेलरेटिंग सिस्टम का हिस्सा होती है तो उस पर क्या लगती है, एक एक्स्ट्रा फोर्स लगती है. इसको सूडो फोर्स भी बोलते हैं. यहाँ पे इस केस में क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स.
आपको सिंपल याद रखना है, बॉडी पे क्या लगनी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की ये डायरेक्शन होगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mr ओमेगा स्क्वायर, mr ओमेगा स्क्वायर। जो सेंट्रीपिटल फोर्स का भी फॉर्मूला होता था mr ओमेगा स्क्वायर यूज होता था। थोड़ा सा ध्यान देना, अगर इस लाइन को मैं पीछे की तरफ हल्का सा बढ़ाऊंगी इस तरीके से, तो क्या ये एंगल भी लैम्डा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये लाइन क्या है, ये एक इमेजिनरी लाइन हमने पीछे की तरफ ड्रॉ की है, ये कुछ एंगल बना रही है इस लाइन से, तो कहीं ना कहीं इसका कुछ कंपोनेंट होगा इस तरफ की नहीं, कौन सा कंपोनेंट होगा बताइए, mr ओमेगा स्क्वायर cos लैम्डा। वेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, तो उसका एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा cos लैम्डा और एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा इस लाइन से परपेंडिकुलर। apparent weight of the body at point P, P point पे apparent weight कितना हो जाएगा, सपोज mg डैश हो गया, mg डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg माइनस mr ओमेगा स्क्वायर cos लैम्डा। क्लियर है, m can be taken as common, so d g dash will be equal to g minus r ओमेगा स्क्वायर cos लैम्डा। अब यहाँ पे स्मॉल आर स्पेसिफाइड तो है नहीं, स्मॉल आर तो है, यहाँ पे अगर बॉडी हुई तो बड़ा रेडियस बनेगा, तो स्मॉल आर एक ऐसा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा हमें जो हमेशा यूज कर सकें, जनरल फॉर्मूला इसको। तो ज़्यादा थोड़ा सा ज्योमेट्री और यूज होगी, थोड़ा ध्यान देना। इस पॉइंट को मैं अगर m मान लूँ, इस छोटे से पॉइंट इसको m ना मान लो, कुछ और कुछ भी मान लो, क्यों मान लेते हैं, ये राइट ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला दिस इज द राइट ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करिए आप, ट्रिग्नोमेट्री जब अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा बताइए, अगर मैं cos लैम्डा की वैल्यू निकालूंगा, cos क्या होता है, cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस कितना है स्मॉल आर, बेस समझते हो ना, बेस कैसे निकाला जाता है, देखिए इस लैम्डा के सामने वाला परपेंडिकुलर लिया जाएगा, ये 90 डिग्री है एंगल, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज बचा हुआ बेस, तो स्मॉल आर इज द बेस, हाइपोटेन्यूज क्या है ये वाली लाइन, ये वाली लाइन की वैल्यू बताइए, कैपिटल आर है कि नहीं है, अरे सरफेस से सेंटर की दूरी कैपिटल आर ही होगी, तो स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अब कैपिटल आर cos लैम्डा, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, तो g डैश का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताइए, g डैश इज इक्वल टू g माइनस स्मॉल आर की जगह पे ये वाला फॉर्मूला रखिए, कैपिटल आर cos लैम्डा ओमेगा स्क्वायर cos लैम्डा। So g dash will be equal to g minus r square, sorry, r omega square cos square lambda. This is the general formula. कैपिटल आर क्या हो गया, रेडियस ऑफ द आर्क हो गया कि नहीं, जनरल फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया। स्मॉल आर क्या स्पेसिफाइड था बताओ, हर लोकेशन का अलग अलग स्मॉल आर होता, यहाँ पे तो छोटा सर्कल ड्रॉ कर रही है एक दिन में, यहाँ पे होती बॉडी तो बड़ा सर्कल थोड़ा ड्रॉ होता है, तो स्मॉल आर एक कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो हम लोग हमेशा यूज कर सकें, तो इसलिए हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अब ये आ गया जनरल फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से वेरिएशन देखते हैं जरा, थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करते हैं एट इक्वेटर। इक्वेटर पे लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। अरे इक्वेटर पे लैटिट्यूड कितना होता है, 0 डिग्री होता है, इक्वेटर है 0 डिग्री लैटिट्यूड। अगर आपको पता करना तो यहाँ पे देखिए इक्वेटर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया, सपोज कोई बॉडी इक्वेटर पे लाई कर रही है, बताओ सेंटर से कितना एंगल बना रही है, 0 बना रही है। लैम्डा इज 0, सब्स्टिट्यूटिंग लैम्डा 0, cos 0 कितनी होती है, 1 वैल्यू होती है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा g डैश का, g माइनस r ओमेगा स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं g की वैल्यू में से इस वाली वैल्यू कम कर दे रही है, इसकी वैल्यू भी नहीं कर दे रही है, तो g की वैल्यू ओमेगा की वजह से कैसे चेंज हो रही है वो हमने इस फॉर्मूले में देखा। अब आते हैं एट पोल्स।
पोल्स पे बताइए 90 लैम्डा क्या होता है? 90 90 डिग्री होता है। कैसे 90 डिग्री होता है देखिए, सपोज पोल ये है, पोल से सेंटर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करिए, कितना एंगल बनाएगा इक्वेटोरियल प्लेन से? 90 डिग्री। तो लैम्डा इज 90 डिग्री एट पोल्स, सब्स्टिट्यूटिंग लैम्डा 90 डिग्री इन दिस इक्वेशन, लैम्डा cos 90 क्या होता है? 0 होता है। ओवरऑल g डैश की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? तो g डैश विल बी इक्वल टू g। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g इज एट पोल्स। यहां से भी आ रहा है क्लियर। तो दो चीजें बता दो बातें हमें इंफॉर्मेशन देती हैं कि g की वैल्यू इक्वेटर से पोल की तरफ जाऊं